भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि हाल के दिनों में अपने नेतृत्व में चाहे स्टेट की बात हो या सेंटर की बात हो, यंग लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। नई लीडरशिप को बाहर लेकर के आना। अभी 55 वर्ष का व्यक्ति हो जाए और वो यही कहता रहे कि मैं ही यंग हूँ, मैं ही यंग हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है ना। जिसका नाम छूट जाता है उसके लिए भी कुछ राहत पैकेज वहाँ पर तय होता है। जो छूटता है उससे भी पार्टी बात करती है। हम अगर नई लीडरशिप को नहीं लेकर के आएंगे तो पार्टी में नयापन भी नहीं आएगा और भविष्य के नेता भी पैदा नहीं होंगे। आप काफ़ी समय से पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा फैसला जो गलत हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर सुधा यादव हैं। डॉक्टर सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबर हैं। मतलब से देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और उसमें सबसे बड़ी जो कमेटी कही जाती है जिसे पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा जाता है, उस बोर्ड की सदस्य हैं। मैडम, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी कमेटी, उसमें एक महिला, किस तरीके से आप अपने आप को देखती हैं और किस तरीके से काम करता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये खूबसूरती है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी किसी भी पद तक और कहीं तक भी पहुंच सकता है, और वहां पहुंचने के बाद सभी कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हैं। बड़ी कमेटी है, अनेक निर्णयों के अंदर, या ये कहिए कि सभी निर्णय इस कमेटी के माध्यम से होते हैं, और मेरे लिए तो सुखद अनुभव है कि आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, ऐसे बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शन जिन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए किया है, उनके साथ में काम करने का एक अवसर मुझे मिला है, और इस अवसर में बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला है। अच्छा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो जिसे कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ये पार्लियामेंट्री बोर्ड एक तो होता क्या है और दूसरा ये काम क्या करता है? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड 11 सदस्यीय मेंबर है, एक कमेटी है जो पार्टी के निर्णयों को लेने का काम करती है। किस प्रांत में चुनाव के समय किस तरीके के टिकट वितरण का काम हो रहा है, वहाँ पर चुनावी माहौल के अंदर किस तरीके से काम करना है, बाद में मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, कौन प्रदेश का अध्यक्ष बनने वाला है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है, ये सब जो निर्णयों का काम होता है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर होता है, और वहीं से निकल करके सब चीज़ें यहाँ पर जाती हैं। उपराष्ट्रपति जी का भी जब निर्णय हुआ कि वही हमारा कैंडिडेट कौन होगा, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हुआ, और मेरा सौभाग्य था कि उस मीटिंग में मेरा रहना हुआ, वहाँ पर बातचीत और किस तरीके से ये सब हुआ, ये मुझे देखने को भी मिला। मतलब किसी को एमपी एमएलए या कुछ और को बनना हो, या पार्षद से लेके एमपी एमएलए, ये सारी चीज़ें तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। देखिए, सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ पर बहुत खुली प्रक्रिया है। हमारे यहाँ प्रदेश से लेकर के विभिन्न दौर की बातचीत होती है, वरिष्ठ लोगों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ, प्रदेश की टोली के बीच में बातचीत होती है, एक छोटी टोली होती है, प्रदेश के अंदर कोर ग्रुप होता है, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा छटनी करके, बहुत मंथन करने के बाद में वो एक 3 मेंबरीय पैनल पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में आता है, और उन तीनों के भी प्लस माइनस जो भी पॉइंट प्रदेश को लगते हैं कि ये है, उस पॉइंट को वो वहाँ पर ब्रीफली रखते हैं और फिर उसमें से तय किया जाता है। मतलब आपने जो बात कही है कि 3 लोग के नाम आते हैं, जो राज्य के मंडल से शुरू होता है और आगे बढ़ता बढ़ता पार्लियामेंट्री बोर्ड तक आता है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड जब उन 3 नामों को देखता है तो उसमें कैसे विचार करता है, फाइनल कैसे करती है? कि फाइनल की प्रक्रिया तो ये है कि विनेबिलिटी भी एक क्राइटेरिया है, कहीं पर कास्ट कॉम्बिनेशन भी एक क्राइटेरिया है, वहाँ का माहौल भी एक क्राइटेरिया है, उम्र भी एक क्राइटेरिया है।
इन सब चीज़ों का समावेश करते हुए और तब उसको तय किया जाता है। और जिस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, केंद्रीय चुनाव समिति जिस समय बैठती है, उस समय प्रदेश के लोग भी बैठते हैं, तो वो उनके विषय में जानकारी देते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसमें 11 सदस्य हैं और जो भी सदस्य हैं वो सारे हैवी वेट हैं, मतलब चाहे प्रधानमंत्री ले लें या गृह मंत्री ले लें। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है, मुझे लगता है कि इतनी मेहनती लीडरशिप आपको किसी भी दल में या किसी भी संगठन में देखने को नहीं मिलेगी। सरकार को भी चलाना, संगठन पर भी ध्यान देना, हर विषय के ऊपर चर्चा भी करना और उस चर्चा में से अमृत को निकाल करके भी लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही है। अच्छा, कई ऐसे, आप काफ़ी समय से पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई ऐसा फैसला जो गलत हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या अपने आगे कुछ और इस सवाल के साथ मैं ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि कोई सबसे टफ फैसला कौन सा रहा? मुझे लगता है कि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी इस चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर बहुत सहज तरीके से रहते हैं और वो सबको खुल करके बोलने के लिए कहते हैं कि उनका क्या फीडबैक है, आप क्या इस चीज़ों को समझते हैं, आपका मत क्या है, आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर वो सबके खुल करके विचार सुनते हैं। इतना पेशेंस के साथ सुनना और 2-2, 3-3 घंटे तक इतनी व्यस्त समय में से समय निकाल करके और वो पार्टी के दायित्वों के लिए अपना समय दे करके सबको सुनते हैं, तो कभी ऐसा लगता नहीं अंत में आते आते कि वो बातचीत में से ही निर्णय निकल आता है। बात करते करते ही समझ में आ जाता है कि ये होना चाहिए और ये निर्णय होगा। कई बार ऐसा लगा होगा जब चुनावों के दरमियान, चुनाव के बाद जब आती है बात कि भाई किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना है, कौन, उसमें से कई नाम ऐसे होते हैं जिसको कि मुख्यमंत्री बनना वो पॉपुलर होता है, लेकिन फैसले पार्टी का लेने के लिए वहाँ पर कुछ और क्राइटेरिया होता है, तो जिसका नाम छूट जाता है उसके लिए भी कुछ राहत पैकेज वहाँ पर तय होता है। आप एक चीज़ को देख करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता कभी आपको बहुत अधिक नाराज नहीं दिखाई देगा। जो छूटता है उससे भी पार्टी बात करती है, उससे भी पहले उसको बताती है कि भाई आप छूटेंगे और निर्णय किसी और दिशा में जाएगा। हम अगर नई लीडरशिप को नहीं लेकर के आएंगे तो पार्टी में नयापन भी नहीं आएगा और भविष्य के नेता भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए हमको नई लीडरशिप को समय समय पर लेकर के आना है, उनको अनुभव भी देने हैं, उनको सिखाना भी है और पुराने लोगों के सहयोग से ही वो लोग चलते हैं। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देखा है कि हाल के दिनों में अपने नेतृत्व में, चाहे स्टेट की बात हो या सेंटर की बात हो, यंग लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है, मकसद क्या है? मकसद तो स्पष्ट है कि नई लीडरशिप को बाहर लेकर के आना। अभी 55 वर्ष का व्यक्ति हो जाए और वो यही कहता रहे कि मैं ही यंग हूँ, मैं ही यंग हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है ना। उम्र जिसकी बढ़ रही है उसे मान लेना चाहिए कि हाँ भाई बढ़ रही है, मेरा भी इसमें कोई जितना योगदान था हो गया, मुझे भी कुछ नए लोगों को आने देना चाहिए। अगर नए लोगों में क्षमताएं हैं और हम ये सोचें कि नहीं इसकी क्षमता को दबा करके मुझे ही ऊपर बने रहना है, तो फिर पार्टी का हश्र वही होता है जो हमारे सामने वाली का हो गया। तो फिर वो जो पुराने लोग हैं उनका क्या होगा? नहीं, पुराने लोग कौन नाराज़ हैं? पुराने लोग कोई भी नाराज़ नहीं है और इसलिए नाराज़ नहीं है क्योंकि पुराने लोगों को भी ये बात पता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष के साथ में इस पार्टी को खड़ा करा और जब पार्टी ने उनको भी विभिन्न विभिन्न समय के ऊपर दायित्व दिया है। हमने इन 11 वर्षों के अंदर गवर्नर्स को अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके नाम भी सामान्य आदमी ने नहीं सुने होंगे, लेकिन वो पार्टी के काम को करते रहे, संगठन के साथ में जुड़े रहे। उनको पार्टी नहीं चुनाव लड़वा पाई या नहीं उनको किसी और दायित्व पे दे पाई, तो उन्होंने यहाँ पर दे दिया। भाजपा में अभी हाल के दिनों में देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी कि नए युवाओं को पार्टी से जुड़ना चाहिए, राजनीति से जुड़ना चाहिए जी। इस कड़ी में जो युवा अभी अब जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहाँ उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं कि टिकट किस तरीके से उनको मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो युवा जुड़ते हैं, और मैं बहुत प्रशिक्षण शिविर में भी जाती रहती हूँ,
सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मकसद सिर्फ टिकट और चुनाव नहीं होना चाहिए। हम जिस दल के साथ में जुड़े हैं, इस दल के अंदर स्पष्टता से हमको ये बताया जाता है राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और मैं तृतीय, मैं आखिर में हूँ। तो हम ये आज ही सोचने लग जाए कि नहीं, मैं पार्टी में इसलिए जुड़ रहा हूँ कि ये पार्टी सत्ता के अंदर है और इस सत्ता की पार्टी के अंदर आकर के मुझे टिकट मिलेगी और टिकट मिल करके मुझे कोई दायित्व मिलेगा, इस भाव के साथ नहीं जुड़ना है। इस भाव के साथ में जुड़िए कि मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है और मुझे अवसर मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर काम करने का। पार्लियामेंट्री बोर्ड में क्योंकि सारे बड़े लोग हैं और वहाँ आप लोगों की मुलाकात जैसे प्रधानमंत्री जी से होती है, गृह मंत्री जी से होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो भी सदस्य हैं वहाँ पर एक लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। वहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि देश बदल रहा है, एक जनरेशन चेंज हो रहा है और उस चेंजिंग ट्रांजिशन के फेज़ में वहाँ उनकी सोच किस तरीके की रहती है? आपने 11 सालों के अंदर अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत बड़ा है और वो बहुत दूर की सोच रख करके काम करते हैं, बहुत लंबा और बहुत दूर का सोच करके काम करते हैं। जब वो 2014 का चुनाव प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे थे, 2013 में जब उनको डिक्लेयर किया गया था, तब पहली बार आपने देखा होगा कि 3D के माध्यम से भी सभाएं होने लग रही थी। यूथ को कैसे कनेक्ट करना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने पार्टी के नेताओं को प्रोत्साहित भी किया और उनको इस विषय के बारे में समझाया भी। इसके ऊपर वर्कशॉप्स भी करवाई उन्होंने कि ये आने वाले समय के लिए है। तो जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई बात होती है, तो उस मीटिंग में वो सबको ये एक संदेश भी देते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो जिस चीज़ को सोच रही है उसकी सोच के साथ में हमको आगे बढ़ना है। और उनका ये स्पष्ट मानना है कि आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत का सपना देखती है। तो इन दो विषयों के ऊपर हमको काम करना है। वो छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं परीक्षा पे चर्चा करके, उनको भी ये बताते हैं कि अपने में कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, कैसे अनुशासित जीवन को जीना है और इन चीज़ों को करके एक टारगेट को अचीव करना है। अच्छा, ये तो आपने बात बता दी कि ये जो प्रिंसिपल है जिस पे चर्चा होती है। अब ये बताइए कि जैसे कई जगह आप भी चुनाव के मैदान में जाती हैं, लेकिन चुनाव में वहाँ पर आपके अनुसार चीज़ें अनुकूल नहीं होती हैं और आप चुनाव अगर हार जाती है तो क्या डांट माट भी लगती है किसी नेताओं को? ये काम अनुशासन समिति का है, फिर अनुशासन समिति इसमें देखती है और जिससे बात करनी होती है हमारे 1-to-1 बुला करके ही बात की जाती है। और किसी की अच्छी बात है तो भी और किसी ने कोई कमी है तो भी हम 1-to-1 बात करके उस विषय को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम पार्टी को परिवार के रूप में देखते हैं। हम इसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं देखते। ये कोई कॉरपोरेट कल्चर नहीं है कि आज फायर कर दिया, आज ये कर दिया। नहीं, मैं हार की समीक्षा की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई अगर पार्टी को हार मिली है तो वहाँ पर समीक्षा अगर हो रही है और जिन लोगों ने वहाँ पर चुनाव के दरमियान कुछ ऐसी बातें पार्लियामेंट्री बोर्ड तक या फिर बड़े नेताओं को ये सब बताने में बताया कि ऐसे हम चुनाव जीत सकते हैं और वो नतीजे वैसे नहीं आए, तो उन लोगों की क्लास लगती है? नहीं, उनको सार्वजनिक उनके लिए नहीं किया जाता। ये काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का है कि वो उनसे चर्चा करके और जो कमी है या जो उनको संदेश देना होता है वो देते हैं। क्योंकि यही जो समीक्षा की बात होती है, अगर ये समीक्षा आम कार्यकर्ता तक ये बात जाती है तो उनका मनोबल नहीं गिरता है चुनाव के बाद अगर वहाँ हार जाती है पार्टी तो। और अगर कई बार ऐसा देखा गया है कि ये समीक्षा होने में देरी होती है या फिर फैसले नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। 5 साल तो वो पीछे रहे ही चुनाव से, आगे के 5 साल के बाद में उसमें दिक्कत पड़ती है। नहीं, ऐसा देखने में लगता है कि भाई समीक्षा नहीं करी गई, इससे मनोबल टूट गया। आंतरिक रूप में ऐसा नहीं होता। हम एक छोटे से छोटे चुनाव की भी समीक्षा करते हैं, हम लोकल बॉडी के इलेक्शन की भी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करके भविष्य में कैसे ठीक करना है
उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और इसीलिए हम चुनाव हारते भी हैं। हारने के बाद वहाँ कैसे जीते ये भी हम तय करके चलते हैं। इसको कार्यकर्ता अब समझने लगा है। अच्छा, आपने अपनी पार्टी की तो बात कर ली, आप 11 लोग मिलके वहाँ पर नीचे से आई हुई हर चीज़ को 11 लोग बैठ के भी चर्चा करते हैं, 3-3 नामों पर भी चर्चा होती है, उसके बाद किसी को टिकट फाइनल होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड के माध्यम से, कई बड़े फैसले भी। अब वहीं विपक्ष की बात करें तो वहाँ उस पार्टी को कैसे देखती हैं? जब आप टिकट देने की बात आती है या फैसले लेने होते हैं तब तो अपोजिशन की भी बात ध्यान में रहती ही होगी कि उसका कैंडिडेट ऐसा हो सकता है, उस पार्टी में इस तरीके से होता है। देखिए, जहाँ पर ये मान के चला जाता है कि भाई ये हमारे बॉस है और एक ही आदमी ने निर्णय लेना है, तो उनके यहाँ की तो निर्णय प्रक्रिया हमारी जैसी हो नहीं सकती। वहाँ तो ये कह दिया ना कि बही न खाता, काका कहे वही सही। तो वहाँ तो इस तरीके की प्रक्रिया चलती है और ज़्यादातर पार्टियाँ तो परिवार की पार्टियाँ हैं और परिवार की पार्टियों में तो अभी भी हम देखते हैं अपने ही परिवार को लड़ा करके काम कर लेते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाने का काम ही नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात वहाँ मुझे ये लगती है कि चुनाव जीत गए तो नेताजी की वाह वाह और चुनाव हार गए तो जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर दोषारोपण। जो जीत की जिम्मेवारी लेता है उसे हार की भी जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। मैडम, आप जहाँ तक चर्चा जैसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो आप अपने को किस तरीके से देखती हैं? आप जहाँ पर बैठती हैं वहाँ 10 और लोग बैठते हैं, मतलब कुल 11 लोग, और विपक्ष में भी एक महिला है, दोनों फैसले में क्या फ़र्क दिखता है? नहीं, जहाँ पर हाईकमान की चर्चा हो जाए ना कि निर्णय हाईकमान करेगा, पार्टी में हाईकमान क्या होता है? वहाँ तो हाईकमान का निर्णय है। बड़े से बड़े नेता भी उनसे बात करोगे तो कहेंगे नहीं, जो हाईकमान करेगा वो करेंगे। इसका मतलब अध्यक्ष का भी कोई लेना देना नहीं है। जब अध्यक्ष का ही कोई लेना देना नहीं है तो बाकियों का तो बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वरिष्ठ से वरिष्ठ व्यक्ति भी, और आज तो हम सत्ताधारी पार्टी में हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास हैं, वो भी चर्चा करने के लिए आते हैं। वो भी समय निकाल करके पार्टी की गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। वो भी बैठ करके एक एक टिकट के ऊपर बात करते हैं। तो कितना बड़ा अंतर है। अच्छा, जब चर्चा करती होंगी तब दूसरे पार्टी का भी तो कैंडिडेट की चर्चा होती होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। किस तरीके से तो बिल्कुल होती है भाई। कई बार हम देखते हैं कि हाँ भाई वहाँ से कौन आ सकता है, क्या होगा क्या होगा। लेकिन अब हम सबको पता है कांग्रेस के पास कैडर ख़त्म हो चुका है, कार्यकर्ता है नहीं, कैडर है नहीं। और मैं तो हरियाणा प्रांत से आती हूँ। 10 साल तक आप जिलों के अध्यक्ष नहीं बना पाए, आपका कोई कैडर नहीं था। आम आदमी ये कहने लग जाता है कि बापू बेटे की पार्टी है। अरे इतनी पुरानी कांग्रेस वो बापू बेटे की बन करके रह गई, बाकी कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। आप धड़ों में बटे हुए हैं, आप गुटों में बटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सब अनुशासित है। अपनी बात कहना और बहुमत के साथ जाना। आप जिस राज्य से आती हैं वहाँ का जो औसत एक तरीके से महिला और पुरुष के बीच का जो औसत था वो बहुत ही कम था। महिलाओं को बड़ा ही वहाँ उसकी संख्या बहुत कम थी। वहाँ से राजनीति की शुरुआत कैसे ये हो गई? मतलब मैंने कहीं पढ़ा था आपके बारे में, आप राजनीति में नहीं आना चाहती थी। ये चेंज कैसे हुआ? देखिए, एक तो जो अनुपात वाली बात है उसमें तो सबसे पहला कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी ने पानीपत की धरती से करा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज वो अनुपात जो है बिल्कुल बदल चुका है। आज हरियाणा के अंदर बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं और बाहर फील्ड में लेकर के आ भी रहे हैं। आज तो वो समय परिवर्तित हो गया। जहाँ तक विषय आपने मेरा पूछा, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी और टीचिंग मेरा काम था, और उस समय अगर किसी को ये कहा जाए कि भाई आप राजनीति में आकर के चुनाव लड़ो और पूरे परिवार में किसी को राजनीति का जानकारी ना हो, तो स्वाभाविक है कि वो इतनी जल्दी उस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ में भी यही हुआ। मैं अध्यापन का कार्य करती थी, लेकिन 1999 के कारगिल वॉर में पति के देहांत के बाद में अनेक लोगों ने मुझे संपर्क करा
कि भाई आप पढ़ी लिखी अच्छी महिला हैं, सामाजिक कामों में मैं इन्वॉल्व रहती थी, तो अब आप भारतीय जनता पार्टी के इस परिदृश्य में आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करें। तो मुझे लगा कि मैं तो कभी राजनीति में रही भी नहीं हूँ, न चुनाव लड़ना आता है, सर्विस क्लास फैमिली से हूँ और पढ़ाने का मैं काम करती हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं मेरे पास में, तो मैं इस फील्ड में, इतने बड़े वास्ट फील्ड में मैं कैसे जाऊँगी। ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ था, 1 महीने तक इस पर चर्चाएं चली, परिवार में भी, बाहर। मेरा सौभाग्य लगा लीजिए कि मेरे उस समय बात आदरणीय आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी थे, तो मुझे हरियाणा की इकाई ने उनसे बात करने का अवसर दिया। लैंडलाइन के टेलीफोन होते थे, उसी पर बात हो पाई। और जब मैंने उनसे बात करी, मैं ये मान करके चलती हूँ कि इतना विजनरी व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, आप पढ़ी लिखी महिला हैं और पति ने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, तो अब आप भी राष्ट्र के काम के लिए घर से बाहर निकलिए। मुझे लगा कि छोटे बच्चे, बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा आप एक बार बाहर आकर के काम करेंगी, संगठन आपके साथ में खड़ा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मालूम नहीं उनकी बातों में, उनके कहने में, मैंने जब परिवार से बात करी तो सबने अपनी सहमति दी और मैंने अपने रिज़ाइन करा और रिज़ाइन करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के मैं उस समय चुनाव लड़ी और अटल जी के इस समय में सांसद बनकर के यहाँ से आई। तब से मैं सतत भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ। पार्टी ने मुझे सम्मान भी बहुत दिया है और बहुत काम करने का अवसर भी दिया है, विभिन्न प्रांतों में भी दिया है। मैं नेशनल बैकवर्ड कमीशन में मेंबर भी रही, जिसमें बहुत सीखने का और बहुत काम करने का मुझे अवसर भी मिला है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आपको अध्यापिका की काम कर रही थी, आप शिक्षक थी, उसके बाद आप अब देश की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे बड़े बोर्ड में हैं, सबसे बड़ी कमेटी में हैं आप। यहाँ पे भी कई बड़े फैसले होते हैं और उसमें आप एकमात्र महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपके विचार को किस तरीके से वहाँ पर सुना जाता है, देश की जनता ये भी जानना चाहेगी। मैं शुरू में भी आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी सबको बोलने का अवसर देते हैं और सबको कहते हैं कि क्या मन में है वो बोलना चाहिए। मुझे महिला के नाते लगता है कि भाई महिलाओं को राजनीति में और अवसर मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में तो 33% दे ही रखा था और मैंने पिछले कुछ समय में देखा है कि अब हम चुनाव के अंदर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व बहुत दे रहे हैं। अगर मैं इसको बड़े रूप में आपको बताना चाहूँ तो जितनी गवर्नर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हैं वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी। राज्यसभा के अंदर अगर हम चुनाव नहीं लड़वा पाए तो हमने महिलाओं को भेज करके उनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया है और मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विजन है महिलाओं को लेकर के वो बहुत बड़ा है। हमने देखा कि गरीब से लेकर के ऊपर तक महिलाओं के लिए योजनाएं बनी हैं। महिलाओं का बैंक अकाउंट, महिलाओं के नाम पर घर, महिलाओं के नाम पर बिजली पानी और ड्रोन दीदी, महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़वाना, तो वो महिलाओं के प्रति सेंसिटिव है। राजनीति में भी उनको अवसर दे रहे हैं और दूसरे फील्ड में भी उनको अवसर दे रहे हैं। यहाँ तक कि स्टार्टअप के अंदर भी अगर एक महिला डायरेक्टर है तो उनको जो सरकार सहायता देती है वो कम इंटरेस्ट के ऊपर और ज़्यादा मिलता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। क्या फैसले लेने के दरमियान ये परिवारवाद और युवा के बीच कभी ऐसा टकराव का मौका आया है क्या? देखिए, परिवारवाद की बड़ी अलग अलग डेफिनेशंस हैं लोगों के। परिवारवाद का अर्थ ये नहीं है कि भाई एक परिवार से एक व्यक्ति आ गया तो दूसरा आएगा ही नहीं, ऐसा भाव नहीं है। परिवारवाद का भाव ये है कि एक परिवार का आ गया और फिर उसी के परिवार को ही वो सुप्रीम पद मिलेगा, ये परिवारवाद है। या उसी के परिवारवाद के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, ये परिवारवाद है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, किसी का भी बालक कार्यकर्ता बन कर के काम करता है और वो आगे तक जाता है। साहिब सिंह जी का बेटा, उसने काम करके आगे गए। राजनाथ जी का बेटा, उसने संगठन का भी काम करा,
उसने उत्तर प्रदेश में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करा, तो इसको हम परिवारवाद से कैसे जोड़ेंगे? इसका मतलब तो फिर किसी का भी परिवार का सदस्य जो है, अगर वो राजनीतिक इच्छा रखता है या उस फील्ड में काम करना चाहता है, वो तो कर ही नहीं सकता। इसलिए इस चीज़ का अंतर है। और आपने देखा है अभी कितने 25-25 साल के युवाओं को हमने विधायक बना दिया, जो बिना राजनीतिक परिवारों से चल करके आए थे। तो हम इस बात का पूरा ख्याल करके चलते हैं। तो जिस तरीके से डॉक्टर सुधा यादव बता रही थी कि 25-25 साल के ऐसे कितने ही आपको एमपी और एमएलए भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा, इसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब फैसले लिए जाते हैं तो उन फैसलों में यह देखा जाता है कि भविष्य की भारतीय जनता पार्टी कौन किसके कंधों पर होकर गुजर सकती है, और इसीलिए उन लोगों को नए नए चेहरों को मौका देती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी कार्यकारी हैं, उनकी भी उम्र बाकी कई ऐसे लोग हैं, कई पार्टियों के उम्र के लोगों के साथ से तुलना करें तो बहुत ही छोटे उम्र के हैं, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से काम जब आप करती रहिए और कई सारे नए लोग जुड़ते रहेंगे आप लोगों के साथ, उनको ये रहेगा एक महिला भी हैं साथ में जो उनका भी ख्याल रखती है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।